brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक मशहूर गायक है युगांडा का जो तानाशाह राष्ट्रपति को चुनौती देता है, टॉर्चर झेलता है, फिर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जब छूटता है वो तब अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता, फिर भी लड़ना नहीं छोड़ता। एक माँ है ट्यूनीशिया की जिनकी 2 बेटियां अचानक गायब हो जाती हैं। उनकी जगह भरने के लिए प्रोफेशनल एक्टर्स लाए जाते हैं, वो उनकी बेटियां बनकर रहती हैं। एक जोड़ा है चिली का 25 वर्षों से साथ रहने वाला। फिर एक दिन एक पार्टनर को अल्जाइमर्स का पता चलता है, याददाश्त गुम से होने लगती है और वो एक दूसरे को सहेजने की कोशिश करते हैं, जीवंतता बचा कर रखते हैं। एक परिवार है फिर झारखंड का जिनके घर की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मगर न्याय की लड़ाई में समाज साथ नहीं देता। आरोपी के घर वाले डराते हैं, फिर भी वो अपने उसूलों पर डटे रहते हैं। एक शहर है यूक्रेन का, आम शहरों की ही तरह उसमें भी रौनक थी। फिर एक दिन जोर जोर से सायरन बजता है वार्निंग का। सूत्रधार कहता है कि जंग की शुरुआत धमाकों से नहीं होती, ये सन्नाटे से शुरू होती है और वो शहर मलबे के ढेर में बदलने लगता है। ये 5 कहानियां असली हैं, असल जिंदगी में घटी। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज को ऑस्कर अवार्ड्स पे नॉमिनेशन मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में। विजेता का ऐलान 10 मार्च 2024 को होगा। भले ही खिताब किसी एक को मिले, मगर ये 5 कहानियां अपने आप में संपूर्ण हैं, मुकम्मल हैं। ये एक प्रतीक हैं संघर्ष का, उम्मीद का और इंसानी जिजीविशा का भी। डॉक्यूमेंट्रीज के बाद कहानी सुनाएंगे अमेरिका के नेवी सील्स की। हथियारों को पकड़ने गए 2 नेवी सील्स की मौत की पुष्टि हो गई है। पिछले 11 दिनों से उनकी तलाश चल रही थी। अब ऑपरेशन का फोकस उनके शवों की रिकवरी पर है। बताएंगे इस हादसे की कहानी क्या है और नेवी सील्स बनते कैसे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्रीज की बात करते हैं। अंक 1 हमारा क्या है? बॉबी वाइन द पीपल्स प्रेसिडेंट, ये नाम है डॉक्यूमेंट्री का। युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप के पूरब में बसा हुआ है। केन्या, तंजानिया, रवांडा, DRC, साउथ सूडान और इथियोपिया से यह घिरा हुआ है। याद रखने के लिए आप 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, बड़े दिलचस्प ट्रिविया। नंबर 1, 2024 की नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम समिट युगांडा की राजधानी कंपाला में ही हुई 15 से 20 जनवरी के बीच। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हिस्सा लिया। आप कह सकते हैं कि भाई नाम का भी क्या नाम गाम, तो अगले फैक्ट पे चलिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका कहा था, यानी अफ्रीका का मोती। अपनी किताब में उन्होंने लिखा, ये परिकथाओं वाला देश है। आप रेलगाड़ी में बैठिए और आप एक दूसरे छोर पर बेहद खूबसूरत दुनिया से मुखातिब होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में ताज़ा पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया का उद्गम युगांडा में है। पहले नंबर पर लेक बाइकाल का नाम आता है जो कि साइबेरिया में है, रूस में। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल नाम की नदी निकलती है। व्हाइट और ब्लू नाइल मिलकर नाइल नदी बनती है। इसको हिंदी में हम नील नदी भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में शुमार होती है। चौथा फैक्ट और भी दिलचस्प है। युगांडा में 1970 के दशक में एक तानाशाह राष्ट्रपति हुआ जिसने एक रात सपना देखा और 90,000 एशियाई मूल के लोगों को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। इन एशियंस में बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की थी। इनके बारे में कहानी चलती है कि अपने विरोधियों को मारकर खा जाते थे। नाम था इनका ईदी अमीन डाडा। ईदी अमीन और दूसरे तानाशाहों की कहानियां बहुत जल्द आप ललन टॉप पर ही देखने वाले हैं, हमारी स्पेशल सीरीज तानाशाह में। फिलहाल शो पर वापस लौटते हैं। 1979 के बरस में अमीन का तख्ता पलट हो गया। उसकी जगह पर मिल्टन ओबोटे आए। अब दिलचस्प बात यह है कि ईदी अमीन ओबोटे का ही तख्ता पलटकर सत्ता में आया था। खैर, ओबोटे भी ठीक से शासन कर नहीं पाए। 85 में उनको भी कुर्सी से उतार दिया गया। इसके बाद युगांडा में राष्ट्रपति कपड़ों की तरह बदले जाने लगे, अस्थिरता आई। ठहराव आया जनवरी 1986 में। तब राष्ट्रपति की कुर्सी यावेरी मुसेवेनी के पास आई। मुसेवेनी गुरिल्ला फौजी थे। अमीन और ओबोटे के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभा चुके थे। मुसेवेनी ने ऐसा ठहराव लाया कि बदलाव की गुंजाइश ही खत्म होने लगी। 2001 तक युगांडा में राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म्स की सीमा थी, यानी एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रह सकता था। मुसेवेनी ने संविधान बदलवा दिया, लिमिट खत्म हो गई। फिर एक और संशोधन करवाया गया।
सितंबर 2019 में उनकी उम्र 75 बरस हो रही थी। इसके बाद वो राष्ट्रपति पद पर रह नहीं सकते थे। 2017 में ही इसीलिए उन्होंने इसे भी खत्म करवा दिया लिमिट को। अब अधिकतम उम्र की सीमा भी खत्म हो चुकी थी, आजीवन राष्ट्रपति रहिए। ये तो हुआ वैध तरीका या सो कॉल्ड लीगल तरीका। अवैध तरीका अपनाने में भी मुसेवेनी का कोई सानी नहीं है। स्वतंत्र मीडिया पर ताला, आलोचकों को जेल, राजनीतिक विरोधियों को फर्जी केस में जेल भेजना रोजाना की बात थी। मुसेवेनी का तरीका ऐसा था कि ईदर यू फॉल इन लाइन और गेट थ्रोन आउट, यानी आप हाँ में हाँ मिलाइए वरना ठिकाने लगा दिए जाएंगे। इस डर के बावजूद एक नौजवान लड़के ने लोकतंत्र बनने का ख्वाब देखा। वो झुग्गियों में पैदा हुआ, संगीत को हथियार बनाकर आगे बढ़ा, संघर्ष के गीत लिखे और इस लड़के का नाम था रॉबर्ट चागुलानी सेंतोमो उर्फ बॉबी वाइन। जब मुसेवेनी पहली बार राष्ट्रपति बने उस वक्त बॉबी वाइन 4 साल के थे। स्लम से शुरुआत कर मिलीनियर तक का सफ़र इन्होंने पूरा किया। दौलत और शोहरत बरसी इनके ऊपर, मगर मन कहीं और अटका रहा। देश बदलने की ख्वाहिश पनपी, तब वो राजनीति में आए। 2017 में संसद पहुंचे। वहां मुसेवेनी की खुलेआम आलोचना की, सवाल खड़े किए। उनको जनता का तगड़ा सपोर्ट भी मिला और मुसेवेनी को ऑब्वियसली ये चुभना ही था, चुभा भी। फिर आई 13 अगस्त 2018 की तारीख। इस दिन बॉबी वाइन की गाड़ी पर गोलियां चली। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घायल बॉबी वाइन को अस्पताल भेजने की बजाय मिलिट्री की जेल में बंद कर दिया गया। बेतरह टॉर्चर किया गया। प्रोटेस्ट हुए तब जाकर रिहा हो पाए। हालांकि ये एक क्रम की शुरुआत थी, एक चक्र चला। सरकारी शिकंजे को कसना जारी रहा। उन्हें राजनीति से हटाने की बेहिसाब साजिशें हुई, मगर बॉबी वाइन डटे रहे। जुलाई 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की। ये चुनाव जनवरी 2021 में होने वाला था। उससे पहले भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई। पर्चा भरने से रोका गया, नहीं रुके तो नवंबर 2020 में अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद कंपाला में बवाल हुआ, जनता सड़कों पर उतरी। मुसेवेनी ने सेना को फिर आगे किया। गोलीबारी में तब 57 लोगों की मौत हुई थी। इसी हिंसा और दमन के बीच जनवरी 2021 में चुनाव हुआ। मुसेवेनी ने चुनाव तो जीत लिया, मगर बॉबी वाइन ने जबरदस्त चुनौती दी थी। उनके हिस्से में 35% वोट आए। उन्होंने नतीजा मानने से इनकार किया, अदालत भी गए, मगर केस फिर अंततः वापस लिया। अब वो 2026 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इन्हीं बॉबी वाइन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर बनी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर्स में पहुंची है। नाम है बॉबी वाइन द पीपल्स प्रेसिडेंट। 114 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है। इसमें बॉबी वाइन के बचपन, संघर्ष और प्रेम को विस्तार से दिखाया गया है। इसे बनाया है क्रिस्टोफर शार्प और मोसेस बवायो ने। ये दोनों युगांडा में ही पैदा हुए और वहीं पले और बढ़े हैं। डॉक्यूमेंट्री का अंत बॉबी वाइन के ही एक गाने से होता है। गाना वो अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी भावानुवाद हम बता रहे हैं। जब आपके नेता भ्रम फैलाने लगें, जुल्म को अपना हथियार बनाने लगें, जब अभिव्यक्ति पर लग जाए ताला, हम सड़क पर मिलेंगे और हम लड़ेंगे। इसे कहाँ देख सकते हैं आप? डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये स्ट्रीम हो रही है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री है 4 डॉटर्स। 4 डॉटर्स ट्यूनीशिया की एक माँ ओल्फा हमरूनी की कहानी है। उनकी 4 बेटियां थीं। 2015 में 2 बड़ी बेटियां अचानक गायब हो गईं। बाद में पता चला कि वो लीबिया चली गई हैं इस्लामिक स्टेट यानी कि IS की तरफ से लड़ने। 2016 में ओल्फा ने लोकल न्यूज़ चैनल पर सरकार को खूब लताड़ा। इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्लामी आतंकवाद से लड़ने में फेल रही है। वीडियो वायरल हुआ। इस पर कौथर बिन हानिया की नज़र पड़ी। अब ये हानिया फिल्म मेकर हैं और उन्होंने उनके साथ कहानी पिरोने का फैसला किया। ओल्फा की गायब बेटियों की जगह 2 एक्टर्स लाए गए, प्रोफेशनल एक्टर्स। वो ओल्फा के साथ रहीं, उनके साथ पुराने दिनों का स्ट्रगल याद किया, इमोशंस को पर्दे पर लेकर आईं। डॉक्यूमेंट्री में कुछ सीन्स को दिखाने के लिए फिक्शन का इस्तेमाल किया गया, हालांकि ये अरब महिलाओं का संघर्ष दिखाने में कामयाब रहती है। 107 मिनट लंबी है। भाषा इसकी अरबी है, वैसे सबटाइटल आपको मिल जाएंगे। Amazon, YouTube, Apple TV पर आप इसे रेंट करके देख सकते हैं। तीसरी डॉक्यूमेंट्री है द इटर्नल मेमोरी। इस डॉक्यूमेंट्री के 2 मुख्य किरदार हैं, अगस्तो गोनगोरा और पॉलिना उर्शिया। 2 दशक पहले दोनों की शादी हुई। अगस्तो चिली के दिग्गज पत्रकार और टीवी एंकर रहे। पॉलिना को सबसे काबिल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। वो 2006 से 2010 के बीच चिली में कला और संस्कृति मंत्री भी रही। 2014 में पता चला कि अगस्तो को अल्जाइमर है। इस बीमारी में याददाश्त घटने लगती है और सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। अगस्तो के साथ भी वैसा ही हुआ।
वो अपनी पत्नी तक को भूलने लगे, मगर पॉलिना ने हर कदम पर उनका साथ दिया। वो किस तरह अगस्तों को अच्छी यादों को सहेजने की कोशिश करती हैं, डॉक्यूमेंट्री में उसका चित्रण है। 85 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, स्पेनिश भाषा में। इसको डायरेक्ट किया है मेथ अल्बर्दी ने। इसे आप देख सकते हैं पैरामाउंट प्लस, वूडू, एप्पल टीवी पर, और आपको इसे रेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको किराया लगेगा। चौथी डॉक्यूमेंट्री है टू किल अ टाइगर। 2017 में झारखंड के बेरो में 13 साल की एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ था। बच्चे के पिता रंजीत की कोशिशों से आरोपी गिरफ्तार होते हैं, मगर समाज साथ नहीं देता। आरोपी के घर वाले डराते हैं, फिर भी रंजीत लड़ते रहते हैं। टू किल अ टाइगर इसी संघर्ष की कहानी है। इसे बनाया है निशा पहूजा ने। निशा दिल्ली में पैदा हुई, अब कनाडा के टोरंटो में रहती हैं। 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हिंदी में है। आप इसे फिलहाल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं देख सकते हैं, अभी ये फेस्टिवल सर्किट में है। 5वीं डॉक्यूमेंट्री है 20 डेज इन मारियोपोल। मारियोपोल यूक्रेन का एक शहर है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, फिर जंग हो गई। मारियोपोल इस लड़ाई के सबसे अहम केंद्रों में से एक था। रूस का हमला शुरू होने से महज 1 घंटे पहले यूक्रेनी पत्रकार मिस्लाव चेरनोव ने अपने साथियों के साथ मारियोपोल का दौरा किया। फिर वहां से निकलना मुश्किल हो गया। जब तक वो वहां रहे, उन्होंने अपने सामने कई हृदय विदारक घटनाएं देखी। 20 डेज इन मारियोपोल में इन्हीं घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया गया है। इसको अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एपी और पब्लिक ब्रॉडकास्टर पीबीएस ने मिलकर बनाया है। 94 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अमेजॉन पर देखी जा सकती है, आपको रेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्रीज वाले चैप्टर को फिलहाल हम यहीं पे विराम देते हैं। अब चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के 2 नेवी सील्स की मौत ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ये जवान रेड सी में तैनात थे, हूथी विद्रोहियों को रोकने गए थे, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई एक्शन में। मामला इतना बढ़ा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को बयान जारी करना पड़ा। फौज ने जांच का आदेश दे दिया है। क्या है पूरी घटना? तारीख थी 11 जनवरी 2024। रात का समय था, खूब अंधेरा। सोमालिया के समुद्री तट के पास अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा गश्त लगा रहा था। रेड सी का ये वो इलाका है जहाँ पे बहुत सारी जो दुनिया की नेवीज़ हैं वो अपने अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए तैनात रहती हैं। इंडियन नेवी भी आपको इस रीजन में मिशन डिप्लॉयड मिलेगी। ये सब हो रहा था, तभी यूएस नेवी के इन शिप्स को समुद्र में बिना झंडे का एक जहाज़ दिखा और ख़बर मिला कि इस जहाज़ में ईरान से लाए हथियार हैं जो यमन के हूती विद्रोहियों को सप्लाई किए जाएंगे। जहाज़ को रोकने के लिए एक अमेरिकी सैनिक नाथन गेज इंग्रम आगे बढ़े। उन्होंने जहाज़ में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ सीढ़ियों से फिसला और वो समंदर में जा गिरे। और फिर उन्हें बचाने के लिए क्रिस्टोफर जे चेम्बर्स नाम के एक और फौजी समंदर में कूदे। ये दोनों सील्स थे। इसके बाद ये दोनों दिखे नहीं। यूएस, ब्रिटेन और स्पेन ने मिलकर उनकी तलाश की। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद ली गई, मगर सफलता नहीं मिली। 21 जनवरी को दोनों को किल्ड इन एक्शन यानी मृत घोषित कर दिया गया है। कहने कोई अमेरिका का कोई आम ऑपरेशन हो सकता था। ऐसे अभियानों में अमेरिकी सैनिकों की मौत कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जिन 2 सैनिकों ने इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई वो नेवी सील्स थे। वही नेवी सील जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया था। नेवी सील जिनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि कई दफ़ा ट्रेनिंग के दौरान ही लोगों की मौत भी हुई है। नेवी सील्स का इतिहास क्या है ये भी जान लेते हैं। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसमें अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा। 19 जहाज नष्ट हुए, इनमें से 8 जंगी जहाज थे। 2000 से अधिक नौसैनिक मारे गए। इस घटना के बाद अमेरिका ने समुद्री तटों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना बनाई और फिर 15 अगस्त 1942 को वर्जीनिया में एक ट्रेनिंग बेस बनाया, जहां चुनिंदा सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग देने की बात हुई। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहा गया स्काउट्स एंड राइडर्स। इसे नेवी सील्स की बुनियाद माना जाता है। चुनिंदा सैनिकों की एक खास ट्रेनिंग समय के साथ और बेहतर हुई। इससे नए नाम मिले। इनसे तैयार सैनिकों को विशेष अभियानों पर भी भेजा जाने लगा। और फिर आया साल 1961। वियतनाम वॉर अभी भी जारी थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, JFK। उन्होंने कांग्रेस में एक भाषण दिया और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए $100 मिलियन की घोषणा की। आज के दौर में लगभग 8,500 करोड़ की रकम होती। जानकार कहते हैं कि अगर ये पैसा अमेरिका की सेना को नहीं मिलता तो शायद ही नेवी सील्स जैसी यूनिट बन पाती। आधिकारिक रूप से नेवी सील्स की शुरुआत कैसे हुई? मार्च 1961 में अमेरिका के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस थे एडमिरल अर्ल बर्क। बर्क ने ऐसी यूनिट बनाने की सिफारिश की जो हर कंडीशन में लड़ सके।
उन्हें अप्रूवल भी मिला और नेवी सील्स की स्थापना हुई। फिर स्थापना के तुरंत बाद जनवरी 1962 में नेवी सील्स को वियतनाम भेजा गया। उन्हें साउथ वियतनाम में स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ इनका? इराक ईरान युद्ध, अफगानिस्तान, पनामा, पर्शियन गल्फ वॉर, जो कुवैत पर इराक के कब्जे की कोशिश के बाद लड़ा गया था। इन लड़ाइयों में अमेरिका की नेवी सील्स ने अहम भूमिका निभाई। ये तो ये बात नेवी सील्स के इतिहास की। अब बात करते हैं कि एक नेवी सील बनने के लिए करना क्या पड़ता है। 7 रिक्वायरमेंट होती है। पहली, आपको एक यूएस सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरी, अमेरिकी नौसेना का एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा। तीसरी, 28 साल या उससे कम उम्र होनी चाहिए। चौथी शर्त है मानकों के हिसाब से तेज नज़र हो। पांचवा, फौज का एंट्रेंस टेस्ट आपने पास किया हो। छठा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। सातवां, कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हो। 2015 के पहले इसमें एक और रिक्वायरमेंट होती थी, पुरुष होना, लेकिन 2015 के बाद महिला नेवी सील्स भी हो सकती हैं। हालांकि अब तक कोई भी महिला ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसको पूरा नहीं कर पाई है। ऊपर बताई गई रिक्वायरमेंट के बाद आपको एक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पॉइंट्स में जानते हैं कि क्या क्या होता है। 12.5 मिनट या उससे कम समय में 457 मीटर आपको तैरना पड़ेगा। इसके बाद 10 मिनट का आराम मिलेगा। फिर 2 मिनट से कम समय में 42 पुशअप्स करने होंगे। उसके बाद 2 मिनट का आराम। फिर 2 मिनट से कम समय में 50 सिटअप करना पड़ेगा। उसके बाद 2 मिनट का आराम, फिर 6 पुलअप और फिर 10 मिनट का आराम। और 11 मिनट से कम समय में इसके बाद 1.5 मील यानी 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ईजी है पास करना। अगर ये आप पास कर गए तो आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। ईजी माने रिलेटिवली ईजी। इसमें आपको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और आप हर सेक्शन, हर कोर्स का जो हिस्सा है उसको पास करते करते आगे बढ़ते हैं। नहीं जा रहे हैं तो आप बीच में से बाहर होते जाते हैं। इस ट्रेनिंग को बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील यानी कि बड्स PUD/S कहा जाता है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद अंत में परीक्षण होता है। इससे पास करने के लिए क्या क्या करना होगा? फिन यानी पैरों में लगे पंख जो तैराकी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको पहनकर 20 मिनट के अंदर 1000 मीटर तैरना पड़ेगा। 2 मिनट से कम समय में कम से कम 70 पुशअप्स करने पड़ेंगे। 2 मिनट से कम समय में 60 सिटअप करने पड़ेंगे। कम से कम 10 पुलअप करने पड़ेंगे। इसकी कोई समय सीमा वैसे है नहीं। एंड्योरेंस टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कि आप दिमाग से कितने मजबूत हैं और उस मजबूती में शरीर आपका साथ दे रहा है कि नहीं। 31 मिनट या उससे कम समय में जूते और पैंट के साथ 4 मील यानी कि 6.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर ये सब पास कर गए तो बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील वाली ट्रेनिंग आगे बढ़ाई जाती है। ये बुनियादी तौर पर 5 फेज में होती है। इस ट्रेनिंग में एक हेल वीक भी होता है, यानी लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो नरक का अनुभव होगा उस सप्ताह में आपको। इसमें सिर्फ 4 घंटे की नींद के साथ 5.5 दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें दिन में 4 बार खाना दिया जाता है, पर यह खाना बहुत गर्म होता है जिससे सील्स को मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार किया जा सके। अच्छे इस हेल वीक को छोड़कर घर वापस चले जाते हैं। अब आप समझेंगे कि क्यों हमने उस पिछले फेज को, स्क्रीनिंग को रिलेटिवली ईजी कहा था। इस टेस्ट के बाद उन्हें बंदूक चलाने और बम फेंकने जैसी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब पूरा कर लिए तो आखिरी चरण की बारी आती है जिसे सील क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग यानी कि SQT कहा जाता है। SQT 26 हफ्तों की एडवांस ट्रेनिंग होती है। इसमें मेडिकल ट्रेनिंग, कोल्ड वेदर ट्रेनिंग ये सब दी जाती है। बुरे हालात में सर्वाइवल के लिए तैयार किया जाता है। इसको पूरा करने के बाद एक नेवी सील तैयार होता है। कितने लोग इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं? अगर 2022 में 210 लोगों ने फिजिकल स्क्रीनिंग पास कर ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन हेल वीक ख़त्म होते होते 189 लोगों ने ट्रेनिंग छोड़ दी। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक इस ट्रेनिंग में कुल 11 लोग जान गंवा चुके हैं। चूँकि नेवी सील्स विशेष अभियानों के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें अलग अलग मौसम और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके कपड़े, हथियार और मिलिट्री व्हीकल भी अलग तरीके से बनते हैं। एक स्पेशल फोर्स है ये। और भी ज़रूरी और रोचक खबरों के किस्से हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।